फ्रेंड्स, स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी की आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए, अपनी पिछली क्लास में हम लोगों ने पॉजिटिविज्म यानी कि प्रत्यक्षवाद के सिद्धांत को डिस्कस किया था। अब आज के वीडियो में हम लोग आइडियलिज्म को डिस्कस करेंगे। आइडियलिज्म को हिंदी में कहते हैं आदर्शवाद। और देखिए, जो पॉजिटिविज्म है, जो प्रत्यक्षवाद है, उसके ठीक विरोध में आइडियलिज्म खड़ी हुई दिखाई देती है। तो हम लोग देखिए सबसे पहले आइडियलिज्म की कुछ जनरल बातें देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग आइडियलिज्म यानी आदर्शवाद का एक सामान्य परिचय ले लेते हैं। तो देखिए, आइडियलिज्म इज ए ह्यूमनिस्ट फिलॉसफी। तो पहली बात आपको क्या पता चल गई कि आदर्शवाद एक मानवतावादी दर्शन है, ह्यूमनिस्ट फिलॉसफी है। और ये किस बिलीफ यानी कि किस विश्वास के ऊपर ये टिकी है कि जो वर्ल्ड है यानी कि जो विश्व है, इसका कंस्ट्रक्शन जो हुआ है, इसका जो निर्माण हुआ है, वो मनुष्य के विचारों का परिणाम है। देखिए, थोड़ा सा समझते हैं। मान लीजिए आप एग्रीकल्चर का पैटर्न देख रहे हैं यानी कि कृषि का प्रतिमान देख रहे हैं। तो ये प्रतिमान कहाँ से आया? मनुष्य के विचार का परिणाम है। इसी तरह से आप एक महानगर को देखते हैं, किसी प्रदेश को देखते हैं, तो ये सब कहाँ से आया? मनुष्य के विचारों का। मनुष्य ने जो, देखिए, पहले हम लोग विचार करते हैं, फिर अपने विचारों के आधार पर एक्शन लेते हैं। जैसे आपके माइंड में पहले आया कि आपको यूपीएससी क्रैक करना है, और उसके बाद आप यूपीएससी की तैयारी शुरू करते हैं। तो जो कुछ भी आपकी लाइफ में हो रहा है वो आपके विचारों का परिणाम है। इसी तरह से आइडियलिज्म क्या कह रहा है कि विश्व में हमें जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, बड़ी बड़ी इमारतें हैं, कृषि की भूमि है, ये सब मनुष्य के विचारों का परिणाम है। तो इसीलिए जो ज्योग्राफी है, जो भूगोल है, इसमें आदर्शवाद का क्या उद्देश्य है कि जो पहले के मनुष्य ने यानी कि पहले के समय में मनुष्यों ने जिन चीजों के ऊपर विचार किया था, जिस तरह से अलग अलग घटनाओं का कारण बना था मनुष्य, उन विचारों को फिर से सोचना। देखिए, इसको एग्जाम्पल से बताऊंगा तो आप ज्यादा अच्छे से समझेंगे। मान लीजिए आप समझना चाहते हैं आज की कृषि व्यवस्था को। अब देखिए, आज की भारत की ही बात करें तो आज भारत की जो कृषि व्यवस्था है कि कुछ लोगों के पास बहुत बड़ी जमीन है और अधिकतर जो किसान है वो छोटे किसान है, सीमांत किसान है। अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? भारत के पास्ट में जाना पड़ेगा। ब्रिटिश कालीन व्यवस्था कैसी थी, इससे भी पहले मुगल कालीन व्यवस्था कैसी थी, इसको आपको समझना होगा। यानी कि उस समय के लोगों के जो विचार थे उसको आपको समझना होगा, और इससे आप समझ पाएंगे कि मान लीजिए मुगल कालीन समय में जो जमींदारों के विचार थे, जो कृषकों के विचार थे, वो क्या थे। और इन विचारों को समझने के बाद ही आप ये समझ पाएंगे कि जो उस समय की कृषि प्रणाली थी उसके पीछे के क्या कारण थे। और फिर उस कृषि प्रणाली ने वर्तमान की जो कृषि प्रणाली है, आज 2021 में जो आप कृषि को देख रहे हैं, उसको मुगल कालीन प्रणाली ने किस तरह से प्रभावित किया, किस तरह से रूप दिया। यानी कि पहले के जो लोग हुए हैं उनके विचारों को दोबारा सोचना, ये ज्योग्राफी में आइडियलिज्म का उद्देश्य है। तो ये इसकी जनरल बातें हो गई और ये सबसे इंपॉर्टेंट बातें हो गई। अब देखिए, जो आपकी आइडियलिज्म है इसको हम लोग दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। इसके टू टाइप्स होते हैं। तो देखिए, मेटाफिजिकल आइडियलिज्म और एपिस्टेमोलॉजिकल आइडियलिज्म। इसको बहुत ही शॉर्ट में आप याद रखिए। मेटाफिजिकल आइडियलिज्म क्या है? इसमें कहा जाता है कि जो रियलिटी है, जो वास्तविकता है, वो आपके अनुभव पे आधारित होती है। यानी कि आप कभी भी वास्तविकता का अनुभव नहीं करते। वास्तविक क्या है आप कभी ये नहीं देख पाते हैं, बल्कि आपका अनुभव जो आपको बताता है वहां तक आप सीमित रहते हैं। देखिए, फिलॉसफी है इसलिए थोड़ी जटिल होती है, पर मैं इसको आपको समझाता हूं। देखिए, एक यूट्यूब पे डिबेट पड़ी है जिसमें एक तरफ सदगुरु बैठे हैं और दूसरी तरफ जो आपके जावेद अख्तर जी हैं वो बैठे हैं, और इनके बीच में डिबेट हो रही है। इसको आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी, लॉजिक, इन चीज़ों को लेके। तो सदगुरु देखिए कहीं ना कहीं यही बात कहते हैं कि जो आप जिस चीज़ को वास्तविकता समझ रहे हैं वो एक्चुअल में वास्तविकता नहीं होती है, वो आपका अनुभव होता है। जैसे कि मान लीजिए एक पानी से भरी बाल्टी है जिसका टेम्परेचर, चलिए मान लेते हैं 15 डिग्री सेल्सियस इसके पानी का टेम्परेचर है। अब मान लीजिए आप जो 15 डिग्री सेल्सियस पानी को जब टच कर रहे हैं तो आपके शरीर का टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। तो अगर आपके एक जनरल एग्जांपल मान रहे हैं, तो मान लीजिए जब आप 20 डिग्री सेल्सियस का जब आपके शरीर का टेम्परेचर है और आप 15 डिग्री सेल्सियस के पानी को छूते हैं तो आपको जाहिर सी बात है ये ठंडा लगेगा।
लेकिन वहीं पे अगर आपके शरीर का टेम्परेचर मान लीजिए हो केवल 10 डिग्री सेल्सियस और फिर आप ये 15 डिग्री सेल्सियस के पानी को छुएंगे तो आपको कैसा लगेगा कि ये पानी गर्म है, क्योंकि आपके शरीर से ये पानी गर्म है। तो ये चीज़ आपने सर्दियों में देखी भी होगी। हालांकि ये जो डिग्री सेल्सियस का मैंने एग्जाम्पल बताया है ये उतना वैज्ञानिक नहीं है, क्योंकि शरीर का तापमान इस तरह से काम नहीं करता है। पर बेसिक चीज़ें आप समझ गए होंगे कि जो आप अनुभव कर सॉरी जो जिस चीज को आप वास्तविकता समझ रहे हैं वो एक्चुअल में आपका केवल अनुभव है। ये हो गई मेटाफिजिकल आइडियलिज्म। फिर आती है एपिस्टेमोलॉजिकल आइडियलिज्म। दिस मीन्स, तो एपिस्टेमोलॉजिकल आइडियलिज्म क्या है? इसका मतलब है दैट व्हाट वी सी इज नॉट द रियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बट द क्रिएटेड ट्रांसफॉर्म्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ अवर माइंड। तो देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि हम लोग जो भी देखते हैं वो एक्चुअल में किसी ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु का एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, यानी वो वास्तविकता नहीं है, बल्कि हम लोग चीजों को उस तरह से देखते हैं जैसा हमें मस्तिष्क उन चीजों को दिखा रहा है। यानी अगर इसको देखिए एक सिंपल एग्जांपल से बताऊं तो एक ही सिचुएशन में एक व्यक्ति बहुत खुश हो सकता है, दूसरा व्यक्ति बहुत कह लीजिए कि परेशान हो सकता है। तो सिचुएशन तो एक ही है, लेकिन माइंड उस सिचुएशन को जिस तरह से देख रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा अनुभव कर रहे हैं। तो ये एक सिंपल एग्जांपल हो गया समझने के लिए, लिखने के लिए नहीं है। लिख के आप यही आएंगे कि एपिस्टेमोलॉजिकल आइडियलिज्म में कहा गया कि जो एक ऑब्जेक्ट हम लोग देखते हैं वो इस ऑब्जेक्ट का रियल रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है, वास्तविक प्रतिनिधित्व नहीं होता है, बल्कि ये वो इमेज होती है जो हमारे माइंड के द्वारा क्रिएट की गई है। तो ये एक ट्रांसफॉर्म्ड रिप्रेजेंटेशन होता है, परिवर्तित प्रतिनिधित्व होता है, वास्तविक प्रतिनिधित्व नहीं होता है। ये टू टाइप्स ऑफ आइडियलिज्म हो गई। आगे देखते हैं। तो अब देखिए, वन ऑफ द फिलोसफर दैट इज बेस्ट नोन फॉर यूजिंग द आइडियलिस्टिक फिलोसफी इज इमैनुअल कांट। तो इमैनुअल कांट जो है आइडियलिस्टिक फिलोसफी के क्षेत्र में बहुत ज्यादा फेमस है। He argued that reality can only be produced by the mind through our interpretation, idea and perception। तो देखिए कांट क्या कह रहे हैं कि जो रियलिटी है वो हमारे दिमाग में कैसे जन्म लेती है? हमारे इंटरप्रिटेशन के द्वारा, हमारे विचारों के द्वारा और हमारे परसेप्शन के द्वारा। इसको फिर से एक बार मैं उसी एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। जैसे कि एक हमारे यहाँ हिंदी साहित्य में एक पंक्ति चलती है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। यानी कि भगवान तो एक ही थे, प्रभु की मूर्ति वैसी वही एक ही थी, लेकिन जिसकी जैसी भावना थी उसने उस तरह से भगवान को देखा। तो कहीं ना कहीं यही बात यहाँ पे आ रही है कि जो हम लोग जिस चीज को रियलिटी के रूप में समझते हैं वो रियलिटी नहीं होती है, बल्कि हमारे ही माइंड का एक इंटरप्रिटेशन होता है कि हम लोग चीजों को किस नजरिए से, किस विचार से, किस परसेप्शन से देख रहे हैं। द नेचुरल वर्ल्ड बिकम्स ए क्रिएशन ऑफ द माइंड। तो इस तरह से जो हमारा प्राकृतिक संसार है वो एक्चुअल में मस्तिष्क की एक क्रिएशन बन जाती है। एक और एग्जांपल दूंगा जिससे आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, दोनों स्विमिंग पूल को देखते हैं। एक व्यक्ति का मन हो रहा है कि चलो इसमें तुरंत जो है तैर के आया जाता है, तो इसको इसमें बहुत मजा आता है। दूसरा व्यक्ति है जो कह रहा है नहीं, स्विमिंग पूल में नहीं जाएंगे, डूब सकते हैं, यानी डर रहा है। तो दोनों व्यक्तियों में क्या है? देखिए नेचुरल वर्ल्ड तो वैसा ही है। चलिए नेचुरल कह रहे हैं तो इसको तालाब मान लीजिए या झील मान लीजिए या नदी मान लीजिए। चलिए नदी मान ली, तो नदी तो वैसी ही है, लेकिन इसको देखने के विषय में जो विचार है वो दोनों का अलग अलग है, जो नजरिया है वो दोनों का अलग अलग है। तो नेचुरल वर्ल्ड क्या है? हमारे माइंड की ही एक क्रिएशन के रूप में हमें दिखाई देता है। इस चीज को कांट ने रखा। अब देखिए कांट की जो फिलॉसफी है वो केवल ज्योग्राफी के लिए नहीं है, बहुत से क्षेत्रों में है, लेकिन इसको ज्योग्राफी में भी स्वीकार किया गया है। अनदर फिलोसफर दैट इज आल्सो फेमस फॉर हिज आइडियलिस्टिक थॉट इन ज्योग्राफी इज गोएल्के। तो देखिए जो गोएल्के हैं ये भी फेमस हैं अपने आइडियलिस्टिक यानी आदर्शवादी थॉट्स के लिए। तो गोएल्के ट्राई टू अंडरस्टैंड द डेवलपमेंट ऑफ कल्चरल लैंडस्केप बाय अनकवरिंग द थॉट दैट लाइज बिहाइंड देम। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग कोर ज्योग्राफी पे आ रहे हैं। तो गोएल्के ने क्या किया कि एक जो कल्चरल लैंडस्केप है, एक जो सांस्कृतिक भूदृश्य है, उसके निर्माण में किस तरह के विचारों ने कार्य किया है, इसको समझने की कोशिश गोएल्के ने की। देखिए इसको अब मैं आपको एक भूगोल का ही एग्जाम्पल देता हूं। मान लीजिए दो स्थान हैं, दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। स्थान एक और स्थान दो बिल्कुल एक जैसे हैं, जलवायु के मामले में, पानी की उपलब्धता के मामले में, हर तरह से ये एक जैसे हैं।
लेकिन जो स्थान 1 है यहाँ पर क्या हुआ, कृषि का बहुत ज्यादा विकास हुआ, जबकि जो स्थान 2 है यहाँ पर उद्योगों का बहुत ज्यादा विकास हुआ। तो दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर है मनुष्यों के विचारों का। जहां पर स्थान 1 का जो मनुष्य है वो कृषि को लेकर के ज्यादा आशान्वित है, वहीं पर स्थान 2 का जो मनुष्य है वो उद्योगों के विषय में ज्यादा गंभीर है। तो यानी कि जो मनुष्य के विचार हैं उसी की वजह से एक लैंडस्केप जो है उसका निर्माण हो रहा है, कल्चरल लैंडस्केप, सांस्कृतिक भूदृश्य का निर्माण हो रहा है। यानी कि किसी भी जगह पे जिस तरह की संस्कृति विकसित हुई है उसके पीछे वहां पर रहने वाले मनुष्यों के विचारों का सबसे बड़ा योगदान है, और गुएल्के ने इन्हीं विचारों को समझने की कोशिश की। देखिए, गुएल्के आर्ग्यूड दैट ऑल हिस्ट्री इज द हिस्ट्री ऑफ द ह्यूमन माइंड, यानी कि जितना भी इतिहास है वो बेसिकली मनुष्य के मस्तिष्क का, मनुष्यों के विचारों का ही इतिहास है। According to Guelke, the human geography don't need theories of his own because he is concerned with the theories that are expressed in the action of the person that is investigated। देखिए क्या कहा जा रहा है कि जो ह्यूमन जोग्राफर्स हैं, जो मानव भूगोल से संबंधित जो भूगोल वेता हैं, उन्हें किसी भी सिद्धांत का निर्माण करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो एक मानव भूगोल का अध्ययन करने वाला भूगोल वेता होता है, जो कल्चरल लैंडस्केप का अध्ययन करता है, उसको किन थ्योरी से में इंटरेस्टेड होना चाहिए, मनुष्यों के विचारों से संबंधित जो सिद्धांत हैं कि मनुष्यों के विचार किस तरह से कार्य किए, इसके संबंध में मानव भूगोल से संबंधित भूगोल वेता को ध्यान देना चाहिए। यानी कि उसको खुद के किसी सिद्धांत का निर्माण करने की जरूरत नहीं है। Therefore, the central object in research is to recover rationality and intentionality in human action। दो चीजें कही गई हैं कि देखिए, जब आप रिसर्च कर रहे हैं, जब आप मानव भूगोल में कोई शोध का काम कर रहे हैं, तो आपको सबसे ज्यादा किस चीज पे ध्यान देना है, सेंट्रल ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए आपकी रिसर्च का, कि उस समय जो निर्णय लिया गया उसके पीछे का तर्क क्या था, रेशनैलिटी क्या थी। यानी कि अगर आप मान लीजिए आज से 200 साल पहले किसी मनुष्य समुदाय ने कोई निर्णय लिया, तो उस मनुष्य समुदाय का कोई तर्क रहा होगा, इस निर्णय से निर्णय लेने का कारण रहा होगा। तो इसकी रेशनैलिटी को समझना, कारण को समझना निर्णय के, और किस इंटेंशन के साथ निर्णय लिया गया था, यानी कि ये जो मनुष्यों का समुदाय था ये क्या अचीव क्या करना चाहता था, पाना क्या चाहता था, इसको समझना, ये रिसर्च का मुख्य विषय होना चाहिए। तो इस तरह से देखिए, आइडियलिज्म में बी सीन एज द कॉन्ट्रेरी ऑफ मटेरियलिज्म वेयर द आइडियल रियलिटी लाइज इन द फिजिकल मटेरियल ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से जो आइडियलिज्म है इसको हम लोग जो मटेरियलिज्म से संबंधित विचार है, जिसको कहते हैं भौतिकतावादी विचार, तो भौतिकतावादी विचारों के विरोध में हम लोग देख सकते हैं आदर्शवाद को, क्योंकि भौतिकतावादी विचार क्या कहते हैं कि जो रियलिटी है वो फिजिकल मैटर में रहती है। यानी कि जो आपके सामने पदार्थ है, जो आपके सामने वस्तु है, उसी में रियलिटी, उसी में वास्तविकता होती है। लेकिन आइडियलिज्म इस चीज को नहीं मानता है। आइडियलिज्म कहता है वास्तविकता आपको वैसी ही दिखती है जिस तरह से आपका जो मस्तिष्क है वो आपको जिस तरह से वास्तविकता को दिखाता है। तो देखिए, जो फॉलोअर्स ऑफ आइडियलिज्म हैं, यानी कि आदर्शवाद को मानने वाले जो भूगोल वेता हैं, वो क्या कहते हैं कि मनुष्य के विचारों का जो लॉजिकल सीक्वेंस था, यानी कि एक जो तार्किक क्रम रहा है मनुष्य के विचारों का, उसको हम समझ सकते हैं। देखिए, तार्किक क्रम मतलब क्या होता है, मान लीजिए एक सिंपल एग्जांपल से पहले समझाता हूं। मान लीजिए आपको यूपीएससी की तैयारी करना है और मैं आपके विचारों को समझना चाहता हूं, तो सबसे पहले आपको यूपीएससी की तैयारी के बारे में किसी से जानकारी मिली होगी, फिर आपने समझा होगा कि इसकी तैयारी करने का क्राइटेरिया क्या है, कौन लोग कर सकते हैं, कौन लोग नहीं कर सकते हैं। फिर जब आपको पता हो गया होगा कि आप इसकी तैयारी कर सकते हैं, तो आपने पता किया होगा कि कैसे तैयारी करना है, कौन सी बुक्स पढ़ना है, क्या सिलेबस है। तो यानी कि आपके विचारों का एक तार्किक क्रम है जिसमें आपने पहली चीज को पता किया, फिर दूसरा एक्शन लिया, फिर तीसरा एक्शन लिया, यानी आपके विचारों का एक क्रम है। तो इस क्रम को मैं पता कर सकता हूं। इसी तरह से यहां पर कहा जा रहा है कि जो जोग्राफर्स हैं वो पहले जो मनुष्य हुए हैं उनके विचारों के तार्किक क्रम को पता कर सकते हैं। यानी कि पहले के मनुष्य ने अगर मान लीजिए जमींदारी प्रथा को स्वीकार किया तो क्यों किया, उसके पीछे का तर्क क्या रहा था, पहले के जो नगर डेवलप हुए वो जिस तरह से डेवलप हुए उसके पीछे कारण क्या था, उसके पीछे का तर्क क्या था।
इन चीजों को हम लोग, इस तार्किक क्रम को हम लोग समझ सकते हैं, ऐसा फॉलोअर्स ऑफ आइडियलिज्म मानते हैं। तो इस तरह से देखिए, जो हमारे जोग्राफर्स हैं, जो भूगोलवेता हैं, वो किसके साथ कंसर्न्ड हैं? वो कंसर्न्ड हैं मनुष्य के उन एक्टिविटीज के साथ, मनुष्य के उन एक्शंस के साथ जो कि मनुष्य के सोचे समझे तार्किक विचारों का परिणाम है। यानी कि मनुष्य ने सोच समझ के तर्क के सहारे जिस तरह की व्यवस्थाओं को विकसित किया, चाहे ये कृषि की व्यवस्था हो, चाहे बस्तियों की व्यवस्था हो, इसके साथ भूगोलवेता कंसर्न्ड है या इसको भूगोलवेता समझना चाहते हैं। When people grow crops, यानी कि जब लोग फसलों को ग्रो करते हैं, घरों का निर्माण करते हैं, संसाधनों का उपयोग करते हैं, तो ये जितने भी कार्य हैं ये सभी रिजल्ट होते हैं मनुष्य के सोचे समझे तार्किक विचारों का। तो इसी को समझना जो है आइडियलिस्टिक मेथड है। यानी कि आइडियलिस्टिक मेथड क्या है? चीजों का पुनर्सोच करना, रीथिंकिंग करना, पहले जो चीजें हुई हैं उनकी पुनर्सोच करना, तार्किक विचारों के तार्किक क्रम को समझना, यही आइडियलिस्टिक मेथड है। इन ह्यूमन ज्योग्राफी मैन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप इज स्टडीड। तो हम सभी जानते हैं कि जो मानव भूगोल है उसमें मनुष्य और वातावरण के संबंधों का अध्ययन होता है। तो ज्योग्राफर शुड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट वर द रीजन फॉर क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट। तो ज्योग्राफर्स को क्या कोशिश करना चाहिए? ज्योग्राफर्स को यह समझने की कोशिश करना चाहिए कि किसी विशेष समय पर अगर फॉरेस्ट को क्लीन कर दिया गया, फॉरेस्ट को हटा दिया गया, तो इसके पीछे क्या कारण था? जैसे दूसरा विश्व युद्ध हो गया, इस तरह से। इसके साथ ही जो अलग अलग फील्ड पैटर्न हम लोग देखते हैं, इसके पीछे कौन से लॉजिकल कारण रहे हैं, अलग अलग तरह के जो सेटलमेंट टाइप दिखते हैं, इसके पीछे कौन से कारण रहे हैं, इनकी व्याख्या करना, इन चीजों को रीथिंक करना, पुनर्सोच के आधार पर इनकी व्याख्या करना, ये जोग्राफर्स का उद्देश्य होना चाहिए। इन फैक्ट द पैटर्न्स ऑफ एनी ऑफ द फिनोमिना ऑफ कल्चरल लैंडस्केप आर नॉट आर्बिट्रेरी बट रिफ्लेक्ट द थिंकिंग ऑफ द पीपल हु क्रिएटेड देम। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी जो पैटर्न दिख रहा है, चाहे इंडस्ट्रियल पैटर्न हो, चाहे एग्रीकल्चरल पैटर्न हो, कोई भी जो पैटर्न दिख रहा है वो अपने आप से रैंडमली सामने नहीं आ गया, बल्कि ये मनुष्य के सोचे समझे तार्किक विचारों का परिणाम है। तो इसको समझा जा सकता है। अब देखिए, बात कर लेते हैं थोड़ी सी क्रिटिसिज्म के बारे में। तो ए जनरल क्रिटिसिज्म ऑफ द आइडियलिस्टिक अप्रोच इज दैट वन कैन नेवर नो फॉर श्योर वेदर वन हैज एक्चुअली सक्सीडेड इन प्रोवाइडिंग ट्रू एक्सप्लेनेशन। तो देखिए, आइडियलिज्म की आलोचना क्या की जा रही है? आपने रीथिंक किया, आपने पहले का जो मनुष्य रहा है उसकी सोच को समझने का प्रयास किया कि उसके तर्क क्या थे, लेकिन आप कभी भी श्योर नहीं हो सकते हैं, कभी भी निश्चित रूप से नहीं कह सकते हैं कि आपने मनुष्य की सोच को समझ लिया, क्योंकि वो समय बीत चुका है, वो परिस्थितियां बीत चुकी हैं। तो ये कहना कि हम उन परिस्थितियों को पूरी तरह से समझ लेंगे अपने आप में सही नहीं होगा। तो हालांकि आइडियलिज्म में बात की जाती है कि मनुष्य का जो विचारों का तार्किक क्रम रहा है उसको समझने की, लेकिन आप कभी भी पूरी निश्चितता के साथ नहीं कह पाएंगे कि आपने सच में इस क्रम को समझ लिया। लेकिन फिर देखिए, यहाँ पर एक बात कही गई है, ये तो हर अप्रोच के साथ प्रॉब्लम है। यानी कि चाहे फिर वो वेबर का मॉडल हो, चाहे क्रिस्टॉलर का मॉडल हो, पूरी तरह निश्चित रूप से कोई भी सिद्धांत ये नहीं कह सकता है कि हमने एकदम 100% एक्यूरेट एक्सप्लेनेशन दे दिया है। यानी कि कोई भी जो घटना घटित हुई है, चाहे बस्तियों के प्रतिमान हो, चाहे उद्योगों के प्रतिमान हो, इनसे संबंधित जितने भी सिद्धांत हैं, कोई भी ये नहीं कह सकता है कि हमने 100% सही इसका एक्सप्लेनेशन, सही व्याख्या की है। हमेशा एक डाउट रहेगा। तो केवल आइडियलिस्टिक अप्रोच के बारे में ये समस्या नहीं है, ये हर अप्रोच की समस्या है। फिर देखिए, एक बात कही गई है कि बहुत सारे जोग्राफर्स ने जो अपने मॉडल वगैरह बनाए हैं वो काफ़ी कुछ आइडियलिज्म की विचारधारा से मिलते हैं। जैसे कि जो वॉन थुनेन का मॉडल है, तो वॉन थुनेन ने क्या मान लिया कि बाजार से हम जैसे जैसे दूर जाते हैं कृषि व्यवस्था में बदलाव आता है। जैसे कि पास में किस तरह की कृषि होगी, उससे दूर जाने पे किस तरह की कृषि होगी, उससे आगे जाने पे किस तरह की कृषि होगी, इसके बारे में वॉन थुनेन ने बताया। और इस मॉडल का आधार क्या है? मॉडल का आधार है कि मनुष्य जो है आर्थिक निर्णय लेगा, यानी कि जिसमें मनुष्य को आर्थिक रूप से लाभ होगा वही निर्णय मनुष्य लेगा। तो कहीं ना कहीं हमने विचारों को रीथिंक किया ना, हमने लोगों की सोच को समझने का प्रयास किया, विचारों के तार्किक क्रम को हमने कहीं ना कहीं समझने का प्रयास किया।
तो यही बात यहाँ पे कही जा रही है कि अलग अलग मॉडल्स ने भी जो आइडियलिज्म की फिलॉसफी है कहीं ना कहीं इसका यूज किया है। हालांकि डायरेक्टली ऐसा नहीं कहा जा सकता, लेकिन ऐसा लगता है कि हर मॉडल में कहीं ना कहीं आइडियलिज्म का गुण मौजूद है, क्योंकि ये लोग मनुष्य के जो विचार हैं उनके तार्किक क्रम के आधार पे ही मॉडल का निर्माण करते हैं। जैसे वॉन थुनेन ने कहा कि मनुष्य जो है उसी तरह की कृषि करेगा किसी स्थान पर जहां पर उसको जिस तरह की कृषि से उसको सबसे ज्यादा आर्थिक लाभ होगा। और देखिए इसके साथ ही यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो एक आइडियलिस्ट जोग्राफर है, जो एक आदर्शवादी भूगोलवेता है, उसको भी इस तरह के उसको भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है इस तरह के सिंप्लीफाइड मॉडल को यूज करने में। यानी कि जो एक आइडियलिस्ट जोग्राफर है, वो जो एक मानवतावादी भूगोलवेता है, वो भी जब मनुष्य के एक्टिविटी को समझना चाहता है कि पृथ्वी की सतह पर जो भी भूदृश्य दिख रहा है उसमें मनुष्य की एक्टिविटी ने, मनुष्य के एक्शन ने किस तरह से योगदान दिया, तो ये आइडियलिस्ट जोग्राफर भी इस चीज को समझने के लिए जो सिंप्लीफाइड मॉडल्स हैं, जो सरलीकृत मॉडल हैं, उनका इस्तेमाल कर सकता है। तो ये फ्रेंड्स आपकी आइडियलिज्म की विचारधारा हो गई, जिसको हम लोग हिंदी में आदर्शवाद कहते हैं। अब जो और भी कुछ महत्वपूर्ण विचारधाराएं बची हैं उनको भी हम लोग एक एक करके डिस्कस करते जाएंगे।